morning everyone. On today we are going to start to learn about the administration in the kingdom. As you know that we have already studied about the emergence of new dynasties and how the new dynasties and new kingdoms are formed after the 7th and 12th century. And in this topic we will study about how the kings established their kingdoms. Many of these new kings adopted high sounding titles such as Maharaja Adhiraj, Tribhuvana, Chakravartin एंड सो ऑन. आज आप किंगडम्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो है न्यू किंगडम्स जो है इस्टेब्लिश हुए थे. वो तो आप प्रीवियस टॉपिक में स्टडी कर चुके हैं. इस टॉपिक में आप ये स्टडी करेंगे कि किंग जो थे वो अपने किंगडम्स को किस तरह से इस्टेब्लिश कर रहे थे, उसे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर रहे थे, वहाँ पर शासन कैसे कर रहे थे, उसे कंट्रोल कैसे कर रहे थे, रूल कैसे कर रहे थे. कई ऐसे न्यू किंग्स थे जिन्होंने क्या किया था, हाई साउंडिंग टाइटल्स को अडॉप्ट कर लिया था. टाइटल्स जैसे कि महाराजा अधिराज, दैट इट मीन्स ग्रेट किंग, overlord of king, and second title is that Tribhuvana Chakravarti, that it means lord of the three world and so on. ये ऐसे टाइटल्स जो थे यानी हाई साउंडिंग टाइटल्स इन्होंने अडॉप्ट किए थे टू रिप्रेजेंट देयर पावर. अपनी पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए इन्होंने क्या किए थे, ऐसे हाई साउंडिंग टाइटल्स को अडॉप्ट किए थे. However, in spite of such claims, they often shared power with their samants as well as with association of peasants, traders and brahmins. लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी किंग्स पर ये क्लेम किया जाता था कि उन्हें अपने पावर्स को अपने सामंत, अपने पीजेंट्स, ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स के साथ क्या करना पड़ता था, उन्हें अपनी पावर्स को शेयर करना पड़ता था. यानी इतने पावरफुल होने के बावजूद उन्हें अपने पावर्स को अपने ही असिस्टेंट्स के साथ, अपने सामंत के साथ, अपने पीजेंट्स के साथ, ट्रेडर्स या ब्राह्मण्स के साथ क्या करना पड़ता था, शेयर करना पड़ता था. किंग को ऐसा क्यों करना पड़ता था? क्योंकि वो सामंत, पीजेंट्स, ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स पे क्या थे, कंप्लीटली डिपेंडेंट थे. In each of these states, resources were obtained from the producer, that is, peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. Sometimes, these were claimed as rent due to lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. सभी स्टेट्स में जितने भी प्रोड्यूसर थे, लाइक पीजेंट्स, कैटल कीपर या आर्टिसंस, इनसे क्या किया जाता था, जो कि रिसोर्सेज को ऑब्टेन किया जाता था, इनसे लिया जाता था, या फिर इन्हें कन्विंस करके या फिर इन्हें प्रेशराइज करके कि ये जितने पार्ट पर अपना क्या करते हैं, रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करते हैं, उसका 1 पार्ट जो है ये किसको देंगे, किंग को प्रोवाइड करेंगे. कई बार किंग जो थे वो उस प्लेस को एज अ रेंट भी क्लेम करते थे. उस प्लेस को, उस लैंड को रेंट पे बताते थे जहाँ पर वो रहते थे, क्योंकि उसका जो रियल ऑनर है वो कौन है, वो किंग है. वो पर्सन नहीं है जो कि वहाँ पर अपने रिसोर्सेज को प्रोड्यूस कर रहा है, बल्कि वहाँ का ऑनर कौन है, किंग है. जिसकी वजह से उन्हें क्या करने पड़ते थे, टैक्सेस जो है वो उन्हें पे करने पड़ते थे, या फिर उन्हें अपने प्रोडक्ट्स में, अपने रिसोर्सेज में से 1 पार्ट क्या करना पड़ता था, किंग को प्रोवाइड करना पड़ता था. इसके साथ साथ ट्रेडर से भी क्या किया जाता था, रेवेन्यूज और टैक्सेस वगैरह क्या किए जाते थे, कलेक्ट किए जाते थे. 400 taxes. The inscriptions of the Cholas who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kinds of taxes. The most frequently mentioned tax is Veti, taken not in cash but in form of forced labor, and Kadami or land venue. There were also taxes on thatching the house, the use of a ladder to climb palm trees, assessed on successions to family property, etc. Are any such taxes collected today? यहाँ पर 400 टैक्सेस के बारे में क्या है मेंशन है कि चोलास के इंस्क्रिप्शंस में जिन्होंने तमिलनाडु पे रूल किया था, वहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस जो है वो लिए जाते थे, नियरली 400 टर्म्स से ज़्यादा. जिसमें सबसे ज़्यादा जो टैक्स लिया जाता था उसका नाम क्या था, वेटी. ये कैश के फॉर्म में नहीं लिया जाता था, लेबर को प्रेशराइज करके लिया जाता था, या फिर लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में लिया जाता था. और वहाँ पर और भी कई ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर टैक्सेस लगे हुए थे और उन्हें टैक्सेस पे करने पड़ते थे. लाइक हाउसेस के लिए उन्हें टैक्सेस पे करने पड़ते थे, या फिर अगर पाल्म ट्री पर अगर वो क्लाइंब कर रहे हैं और उसके लिए वो किसी लेडर या सीढ़ियों का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था, उस पर भी टैक्सेस लगे हुए थे. यहाँ तक कि फैमिली प्रॉपर्टी पर अगर उस फैमिली प्रॉपर्टी पे नेक्स्ट मेंबर जो है, नेक्स्ट सन जो है, अगर वो वहाँ का सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है, तो उसके लिए भी क्या होता था, टैक्स जो है वहाँ पर लगे हुए थे, उसके लिए भी उन्हें टैक्सेस पे करना पड़ता था. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज किया गया है कि आर एनी सच टैक्सेस कलेक्टेड टुडे, क्या आज भी ऐसे टैक्सेस जो है वो लिए जाते हैं? इसका आंसर जो है वो आपको बताना है.
These resources were used to finance the king's establishment as well as for the constructions of temples and forts. They were also used to fight wars, which were in turn expected to lead to the acquisitions of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. जितने भी रिसोर्सेज प्रोड्यूसर्स से किंग को फॉर्म्ड होते थे, लाइक पीजेंट से, कैटल कीपर या आर्टिसन से, जितने भी प्रोडक्ट्स या जितने भी रिसोर्सेज जो हैं किंग को मिलते थे, वो उसका यूज़ किस लिए करते थे? किंग खुद को स्टैब्लिश करने के लिए, फाइनेंशियली इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ करता था, या अपने किंगडम्स को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे यूज़ करता था। इसके साथ साथ टेम्पल्स को वो कंस्ट्रक्ट करवाते थे, फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करवाते थे, यानी मंदिरों को और किलों को क्या करते थे? किंग्स बनवाते थे। इसके साथ साथ उन्होंने इन सारी चीज़ों का यूज़ जो था वो फाइट वॉर्स में भी किया था, यानी लड़ाइयाँ करने में, फाइट करने के लिए भी उन्होंने यूज़ किया था, जिसमें जो उनकी अगेंस्ट पार्टी थी उसको वो डिफीट करके उसके जो वेल्थ थे उसको इन फॉर्म ऑफ प्लंडर के फॉर्म में, यानी लूट कर वो क्या करते थे? उसे अपने कब्जे में कर लेते थे, उसे अपने कंट्रोल में ले लेते थे। और ट्रेड रूट्स को भी, यानी लैंड के साथ साथ उन्होंने क्या किया था? ट्रेड रूट्स को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था, वहां पर भी उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary. This was true about the army as well in many cases. Close relatives of the king held these positions. यहाँ पर जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो वर्क है, ये जो फंक्शन है, ये कौन परफॉर्म करता था? जनरली एक इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज ही क्या करती थी? इसे परफॉर्म करते थे, यानी ऐसी फैमिली जो कि काफ़ी ईयर्स से, काफ़ी सालों से या काफ़ी जनरेशन से क्या कर रही हैं? वो इस पोजीशन को हैंडल कर रही हैं, रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो करती हुई आ रही हैं, टैक्सेस को कलेक्ट करती हुई आ रही हैं। और ये जो पोजीशन है ये हेरिडिटरी है, यानी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होने वाली है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो क्या किया जाता था? इसे दी जाती थी। और सिमिलरली इसी तरह जो है किसके साथ होता था? आर्मीज़ में भी इसी तरह होता था। और ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि किंग जो है ये इस पोजीशंस को, यानी ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो वर्क है, इसकी जो पोजीशन है या फिर आर्मीज़ की जो पोजीशन है, ये किंग अपने क्लोज रिलेटिव्स को ही क्या करते थे? प्रोवाइड करते थे।